ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे। हमने डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट किया था डील, और इसके अलावा क्या किया था आपने याद कीजिए, बताएं मुझे जरा। डिप्रिसिएशन के अलावा क्या किया था एक कॉन्सेप्ट? ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू निकालना। हाँ, वो तो डिप्रिसिएशन के अंदर ही था, ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू। इसके अलावा क्या था बताएं? हाँ, टाइप ऑफ गुड्स हमने किए थे दो कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ गुड्स और डेप्रिसिएशन। आज कर रहे हैं आगे के कॉन्सेप्ट। तो शुरू कर रही हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट स्क्रीन है हमारी, और आज का मेरा कॉन्सेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या आप इसे कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अपने अपनी मीडियम के हिसाब से बुक्स लेकर बैठे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा गया हिंदी में इसे। साधन लागत और बाजार कीमत, ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें मैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की मदद से समझाने वाली हूं। सबसे पहले बताती हूं साधन लागत क्या होता है, यानी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत, आप सभी जानते हैं उत्पादन के चार साधन है: भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब ये उत्पादन में योगदान देते हैं, देखिए सब कुछ मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती, इसलिए बोलती हूँ बुक लेकर बैठो, और नोट्स जब बनाओ तो बुक को सामने रख के बनाओ। जब हम उत्पादन के चारों साधनों को उत्पादन में लगाते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगाते हैं, तो उसके बदले में उन्हें इनकम मिलती है उत्पादन से। एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में अगर मैंने लैंड किराए पर ली, रेंट पर ली, तो मुझे उनको किराया देना पड़ेगा। अगर मैंने पूंजी ली उधार तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैंने लेबर लगवाई तो मजदूरी यानी वेजेस देनी पड़ेगी। और एज एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के तौर पर मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। तो उत्पादन के चारों साधनों को साधन आय मिलती है। उसी को जब आप ऐड कर लो तो साधन आय ही साधन लागत है, चारों को ऐड करके। यानी उत्पादन के साधनों की लागत वो क्या हो गई? भूमि को मिला किराया, पूंजी को मिला ब्याज, और मजदूरी मिली लेबर को, और प्रॉफिट मिला, लाभ मिला उद्यम को। चारों को ऐड कर दो तो ये साधन लागत बन गई। साधनों की आय, साधनों की लागत। अब बात करते हैं इसकी मार्केट प्राइस की, यानी कि बाजार कीमत की। तो बाजार कीमत क्या है? बाजार कीमत क्या है? जिस पर आप बाजार में वस्तु को बेचने जा रहे हो। द प्राइस एट विच goods and services are ready to be sold। जिस कीमत पर बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज बिकने को तैयार है, उस कीमत को कहते हैं बाजार कीमत। मान लीजिए एक वस्तु है, उसकी साधन लागत है 100 रुपया चारों मिलाकर, लेकिन वो बाजार में बिकने जा रही है 130 रुपया। तो 30 रुपीज क्या हो गया? प्रॉफिट। अब बच्चे कहेंगे मैडम प्रॉफिट यहाँ भी तो शामिल है। बच्चों ये क्या होता है? ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मिनिमम प्रॉफिट। ये ध्यान रख लेना, इसको आप नॉर्मल प्रॉफिट कहते हो, सामान्य लाभ। और ये क्या है? असामान्य लाभ। इससे ऊपर जो मिलेगा वो असामान्य लाभ होगा। तो 100 की चीज 130 में बेचे रहे, 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लॉस भी हो सकता था। लेकिन ये फर्क है साधन लागत और बाजार कीमत में। लेकिन यहां पर सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, यहाँ एक और चीज की बात है। 100 की चीज 130 में अगर बिकने आ रही है तो खाली प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर शामिल होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, देखिएगा जरा। टैक्सेस दो तरह के होते हैं बच्चों। यह आपने गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टैक्स यानी कि कर, ये दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। ये हम वहां पढ़ चुके हैं। मैं यहां पर बात कर रही हूं सिर्फ अप्रत्यक्ष कर की, डायरेक्ट टैक्स की बात कर ही नहीं रही हूं।
इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो लगाए ए पर्सन पे जाते हैं पर जेब से बी पर्सन की निकलते हैं। जैसे टैक्स लगाया गया रेस्टोरेंट ओनर पर और उसने जो उसके पास गेस्ट आए रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए उनके बिल में ऐड कर दिया, तो लगाया किसके ऊपर, रेस्टोरेंट ओनर पर, लेकिन भुगतना किसको पड़ा, जो गेस्ट खाना खाने के लिए आए थे उनको जीएसटी के रूप में लगा दिया। तो इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट बियर या बॉर्न बाय अनदर पर्सन, लगाया एक पर उसका जो भुगतान था, उसका जो इम्पैक्ट था, भुगतान नहीं कहना चाहिए, उसका जो बोझ था वो दूसरे पर ट्रांसफर हो गया, ऐसा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। दैट टैक्स विच इज इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब टैक्स लगाना, ऑन वन पर्सन बट burden transferred on other person, लगाया ए पर गया लेकिन उसका बर्डन, उसकी जिम्मेदारी दूसरे पे चली गई, उसे आप प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी। और मैं यही बताने जा रही हूं कि किस तरीके से साधन लागत और बाजार कीमत इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस पैदा करता है ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने नेट वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसका मीनिंग अभी जस्ट आपको क्लियर किया। अब देखिए जरा, अब आता है कॉन्सेप्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। देखिए क्या वर्ड यूज किया मैंने, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी हटा दो तो बन जाता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो वो है ये, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर में से माइनस कर दीजिए सहायकी, सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स तो मैंने बताया कि क्या होता है, जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। एक खास चीज सुनिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से साधन बाजार कीमत बढ़ जाती है। बाजार कीमत हमारी डिसाइड हुई थी, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से वो बढ़ जाती है। मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स किसी वस्तु पर 20 रुपए का टैक्स लगा दिया गया, 20 रुपीज का टैक्स इंक्रीज कर दिया गया या लगा दिया, सरकार ने कहा जीएसटी लगाना है 20 रुपए का। मान लीजिए एक बुक बेच रहे हैं और उस बुक के ऊपर सरकार कहती है कि 100 रुपए की किताब है, 20 रुपया जीएसटी लगा दो इसके ऊपर। तो आप देखिए जरा, अगर फैक्टर कॉस्ट है, साधन लागत है 100 रुपए, इनडायरेक्ट टैक्स लगा 120, तो उसका मार्केट प्राइस बाजार में कितने का बिकेगा, 20 और 100 120। यानी अगर इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट पे लगाया जाता है तो उससे मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर अप्रत्यक्ष कर इंक्रीज होता है तो मार्केट प्राइस एमपी यानी मार्केट प्राइस भी इंक्रीज होगा, अप्रत्यक्ष कर डिक्रीज होता है तो एमपी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई अप्रत्यक्ष कर की, जैसे कि जीएसटी हम मान लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैंने यहां लिखा सब्सिडी यानी सहायकी। सब्सिडी या सहायकी क्या होती है, ये होती है कैश हेल्प या असिस्टेंस या सहायता सरकार के द्वारा जो कि हाउस होल्ड को और फर्म्स को दी जाती है, गृहस्थों और फर्म को दी जाती है। गृहस्थों को सोशल वेलफेयर के लिए, जैसे आपको एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है ना, तो ये क्या है, सहायकी, सब्सिडी सहायकी होती है। आप सब आज जाकर पूछिएगा घर पर अपने पेरेंट्स से, और अगर आपको पता है तो मुझे जवाब दीजिएगा कि सब्सिडी कितने रुपए की आई आपके अकाउंट में। अगर पता है तो अभी जवाब दे दीजिए, नहीं तो आज जाकर मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए कि सिलेंडर की सब्सिडी हर महीने कितनी आती है, हर सिलेंडर पर कितनी आती है हमें। वो हमें सरकार की तरफ से मिली हुई हेल्प है, असिस्टेंस है, फाइनेंशियल हेल्प, सहायकी है। और उसका असर क्या होता है, ये तो गृहस्थों को गई, ऐसे फर्म्स को मिलती है, उत्पादकों को मिलती है। क्यों, कोई वस्तु मान लीजिए बहुत जरूरी है देश के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोविड की वैक्सीन है,
अब वो वैक्सीन बहुत महंगी बना रहा है प्राइवेट सेक्टर, सरकार कहती है इतनी महंगी तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा दुनिया में लोग। अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उनको बोलते हैं अच्छा आप वैक्सीन कितने की बनाते हो, चलिए आप 2000 की बनाते हो, आपको ऐसा करते 1200 रुपए हम देते हैं, 800 रुपए की आप बाजार में बेचिए। आपको पता है वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे देकर करवाई जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट जो अलग अलग कैंप्स लगाकर वैक्सीन करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक तरीके से हमारे लिए सब्सिडी है, हमें सहायता दे रही है गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में जाके देखिए 1000 रुपया देना पड़ेगा एक वैक्सीनेशन का, तो आपका 1000 रुपया बच जाता है एक वैक्सीनेशन पर, सरकार की सहायता है हमें। तो अगर सरकार फर्म्स को या गृहस्थों को सहायता देती है, कैश हेल्प देती है, तो उससे मार्केट प्राइस कम हो जाता है उस सहायता से। जैसे सरकार ने, अभी मैं बुक की बात कर रही थी कि एक बुक 100 रुपए की है, मान लीजिए केंद्र सरकार ने इसके ऊपर लगाई 20 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी लगा दिया, और राज्य सरकार ने इसके ऊपर भाई किताबें हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, इसके ऊपर सहायता दी, खास तरह की किताबें थी, तो सरकार ने कहा कि नहीं भाई ये तो महंगी है, इसके ऊपर हम सहायता देते हैं, 10 रुपए पर बुक कम देना पड़ेगा बच्चे को। वो सरकार कहती है कि ये मैं दे दूंगी, किसको, जिसने किताब बनाई है उस फैक्ट्री को। तो आप देखिए जरा, सब्सिडी कैश हेल्प होती है, मीनिंग पता होना चाहिए, गृहस्थों को मिलती है, फर्मों को मिलती है। गृहस्थों को सोशल वेलफेयर के लिए मिलती है, सामाजिक सुरक्षा के लिए मिलती है, और फर्म्स को अगर हम बात करें तो अलग अलग मुद्दे हैं, वहां भी सोशल वेलफेयर का मुद्दा आ जाता है। किसी भी ऐसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो देश के लिए, समाज के लिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी सब्सिडी मिलती है फर्मों को कि आप एक्सपोर्ट कीजिए वस्तुओं और सेवाओं का, आपका जो भी नुकसान होगा या जो भी आपको कम मिल रहा है मार्केट प्राइस हम भर देंगे, उन्हें एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो मुद्दे की बात यह है कि मान लीजिए इस किताब पर जिसकी मैं बात कर रही हूं सब्सिडी मिली मान लीजिए 15 रुपए, और फैक्टर कॉस्ट कितनी है इसकी, सिर्फ सब्सिडी मिली, कोई टैक्स नहीं, 100 रुपए। तो इसका मतलब सरकार 15 रुपए दे देगी, 100 की चीज में से 15 सरकार दे देगी, तो बाजार में हम लोगों को कितने की मिलेगी ये चीज, 85 की। ये हुआ मार्केट प्राइस। तो आपने देखा कि जैसे ही सहायकी मिली, सब्सिडी मिली, मार्केट प्राइस क्या हो गया, कम। सब्सिडी से बढ़ते एरो देखो, सब्सिडी बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन अगर सब्सिडी कम होगी तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कैसा रिलेशन है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं मार्केट प्राइस के साथ तो कैसा रिलेशन है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट रिलेशन, प्रत्यक्ष। और अगर सब्सिडी की बात करूं तो अप्रत्यक्ष या विपरीत संबंध है। लेकिन मैं यहां पर ना तो खाली सब्सिडी की बात करने आई हूं, ना ही खाली नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, मैं यहां बात करने आई हूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अभी मैंने बताया क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायकी। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेती हूं तो देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है। इनडायरेक्ट टैक्स इस किताब पर लगा था 20 रुपए, जिससे कीमत बढ़ गई थी। इसी किताब पर दूसरी गवर्नमेंट ने दी सब्सिडी, जिससे कीमत कम हो गई, तो 5 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, तो वो कहलाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस लिया मैंने, और ये जो मैं ब्रैकेट लगाती हूँ ना इसका मतलब माइनस होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स 20, बढ़ गई कीमत, उसी पर सब्सिडी मिली 15, घट गई कीमत, तो नेट कीमत कितनी बढ़ी, 5। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 5। और अब आप देखिए जो मैं करने जा रही हूं वो क्या है कि इस वस्तु की फैक्टर कॉस्ट थी 100 रुपए, इस पर इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान दीजिएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलूंगी, अब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोलूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया 5 रुपए, जो कि ऊपर से आया, तो ये बाजार में बिकने जाएगी, इसकी बाजार कीमत होगी 105 रुपए, इसकी बाजार कीमत हुई 105 रुपए। तो आप देखें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हमने, क्या, फैक्टर कॉस्ट में, साधन लागत में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दिया जाए तो बन जाती है बाजार कीमत। हिंदी में भी लिख रही हूं, साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध वर्ड यूज करना, खाली अप्रत्यक्ष करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इज इक्वल्स टू बाजार कीमत।
अच्छा, इसको क्या फॉर्मूला घुमा सकती हूं मैं? क्या मैं ये कह सकती हूं कि मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट? हाँ या ना? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। हाँ, मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल। सिर्फ मैथमेटिक्स ही तो किया, इधर से उधर लेकर चली गई मैं खाली, और आंसर मेरे सामने आ गया। तो ये एक फॉर्मूला है जो हम इस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखो, मैंने आपके सामने ना एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, जरा देखना जो मैं करना चाहती हूँ। मान लो ये रिलेशनशिप है, क्या है जरा बोलना? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अपने अपने मीडियम के हिसाब से बोल सकते हैं आप इसको। देखिएगा जरा, मान लीजिए आपका इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया 20 रुपए, उसी चीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी लगाई 15 रुपए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 5। ये एक सिचुएशन है। एक और सिचुएशन हो सकती है, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया 20 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी उस पर लेट 28 रुपए, 28, तो ये हो गया -8। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? माइनस हो गया। ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी उतनी ही सब्सिडी दे दी तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 0। ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, और इन तीनों सिचुएशंस के कारण ये रिलेशनशिप देखिए कैसे बन जाएगा। मान लीजिए मैं पहली सिचुएशन की बात कर रही हूं कि आपका फैक्टर कॉस्ट तीनों में मान के चलूंगी मैं 100 रुपए है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा 5 रुपए, तो मार्केट प्राइस हो गया 105। यानी मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है सब्सिडी से, ये मैंने रिजल्ट बना लिया। ये देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है ना सब्सिडी से, अगर इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से ज्यादा है तो क्या होगा? तो फैक्टर कॉस्ट, देखो फैक्टर कॉस्ट 100 है, मार्केट प्राइस 5 है, तो मार्केट प्राइस भी ज्यादा होगा फैक्टर कॉस्ट से। देखिए, मार्केट ज्यादा का साइन लगा दिया मैंने, 105 है, ये 100 है, मार्केट प्राइस ज्यादा है फैक्टर कॉस्ट से। दूसरा जरा रिलेशनशिप देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट 100 ही मानो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स -8 है, तो यहां तो प्लस लिखती हूं, ब्रैकेट में माइनस, तो ये हो जाएगा 100 - 8 92। तो अब देखिए जरा, अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम है सब्सिडी से, ये लेस देन और मोर देन के एरोज आने पता चलने चाहिए आपको। इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेस देन सब्सिडी, तो बाजार कीमत भी कम होगी फैक्टर कॉस्ट से। देखिए, बाजार कीमत सिर्फ 92 रह गई, जबकि फैक्टर कॉस्ट कितनी है? 100 है, तो बाजार कीमत कम होगी साधन लागत से। और तीसरी कंडीशन देखिएगा, अगर तीसरी कंडीशन कहती है कि 100 रुपए फैक्टर कॉस्ट है और सब्सिडी, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? 0। तो अब आप देखिए, मार्केट प्राइस हुआ 100, और अब आप जरा मेरे साथ साथ बोले क्या रिलेशन है? अगर इनडायरेक्ट टैक्स बराबर है सब्सिडी के सभी बोले तो क्या होगा? तो होगा मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। तो यहां से आपके 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब होगा मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा, तो आपका आंसर होगा अगर इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से ज्यादा हुआ। कब होगा मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम, अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम हुआ सब्सिडी से। दोनों बराबर कब होंगे? जब इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी के इक्वल होगा, तब बराबर होंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। मैंने तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी वर्ड यूज किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी पूछ सकते हैं। तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा फैक्टर कॉस्ट से जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर पॉजिटिव हो, जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेगेटिव हो, जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 0 हो। ऐसे भी तो बोला जा सकता है। तो तीनों में से कुछ भी बोले, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों में डिफरेंस किससे होता है? NIT।
और कौन बड़ा होगा, साधन लागत या बाजार कीमत, ये एनआईटी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की वैल्यू पर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वो इन दोनों पर, अप्रत्यक्ष कर और सहायकी, इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दोबारा से पता होना चाहिए कि साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अब मैं इंग्लिश कर रही हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपने मीडियम में लिखना, साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इज इक्वल्स टू बाजार कीमत। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इज इक्वल्स टू साधन लागत। ये हुआ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स ईच, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, इस टॉपिक से रिलेटेड होम असाइनमेंट है आपकी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका आज की क्लास का सेकंड कॉन्सेप्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय। आप देखते हैं, मैं आपको कहानियां लिखवाती कहूं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स जो है मैं चाहती हूं आप उनके मीनिंग्स बुक में से लिखें, पर कॉन्सेप्ट क्लियर, उनकी अंडरस्टैंडिंग आप मुझसे करें। ये अंडरस्टैंडिंग आप कर लेंगे, किसी किताब से पढ़ेंगे आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। आप जब मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आराम से क्लियर होगा, क्योंकि आपको सब कुछ यहां पर समझ में आ रहा है, इसलिए। तो देखिए जरा, विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या है, पहले तो साधन आय क्या है, फिर विदेशों से क्या है, फिर शुद्ध पर जाएंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए साधन आय मतलब, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लगान यानी किराया जो कि भूमि को मिलता है, उत्पादन के साधनों में योगदान देने के बदले में जो भी उत्पादन के साधनों को आप रीइंबर्समेंट देते हैं, जो भी रिवॉर्ड देते हैं, वो कहलाता है साधन आय। द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन contributing in production services are called factor incomes। जैसे मैंने कहा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन लोगों को 4 इनकम्स मिलती है। लगान यानी किराया, उसके बाद मजदूरी, ब्याज और लाभ। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं तो ऐसे देखते हैं जरा, कि जो साधन है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कौन से हैं? पूरा लिखना में इतना अधूरा मत छोड़ देना। कौन कौन से हैं? लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्योग, एंटरप्रेन्योर, प्रीन्योर, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई शायद, और लेबर। यस, लैंड को मिला किराया यानी कि रेंट, तो इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इस तीनों को इकट्ठा कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग गलती हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि संपत्ति और उद्यम से प्राप्त आय। अब संपत्ति और उद्यम से जो प्राप्त आय है उसको और आगे बांटती हूं। भूमि को जो मिलता है उसको किराया बोलते हैं आप, या लगान, या रेंट। पूंजी को जो मिलता है कैपिटल को, उसे इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज। और उद्यम को
लाभ कहते हैं, प्रॉफिट। इसे इकोनॉमिक्स थोड़ा और अच्छे से बोलती है कर्मचारी, अच्छा नहीं, लेबर आ गई, ये छूट गई थी। लेबर को जो मिलता है वो मजदूरी कहलाती है, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा और अच्छे से बोलती है, कहती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। आगे काम आएगा अगले क्लासेस में ये टॉपिक। किसे? मजदूरी को, मजदूरी को थोड़ा और अच्छे से बोल दिया, ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसको दोबारा लिख दिया मैंने। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिख दिया। अच्छा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, चलो ये बाद में बात करेंगे, कोई ऐड नहीं करते, मैं बस अभी आपको बता रही हूं साधन आय क्या होती है। तो ये है 1 2 3 4, ये है आपकी साधन आय। मैंने अभी सिर्फ इतना मीनिंग क्लियर किया कि साधन आय क्या है। अब बात करते हैं विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो जरा देखें विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होती है। तो साधन आय, ये मेरी शायद 5th स्क्रीन है, देखना, इंडिया, ठीक, और ये है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष विश्व। ROW मतलब अंग्रेजी मीडियम वाले लिख दे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और हिंदी मीडियम वाले लिख ले शेष विश्व, यानी मेरे देश के अलावा बाकी देश। लेन देन होता है मेरा इनसे, लेन देन बहुत से तरीके का होता है। मैं अपनी पूंजी यहाँ इन्वेस्ट करती हूँ, ब्याज मिलता है। कैसे पूंजी इन्वेस्ट कर दी? मान लीजिए एक कंपनी है अमेजॉन, फिलिप्स, पेप्सी, इनमें मैंने पैसा, इनके शेयर्स खरीदे, पैसा लगाया, या इनके डिवेंचर्स खरीदे, या इन्वेस्ट किया यहाँ, तो उसके बदले मुझे ब्याज मिला, तो लाभ मिला। बेसिकली क्या? पूंजी इन्वेस्ट करने से मुझे इनकम मिली। तो इंडिया ने अगर अपनी साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, एरो देखो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को साधन दिए, जैसे मान लीजिए अमेरिका का कोई कॉल सेंटर इंडिया में अपना ऑफिस खोलना चाहता है, तो गुड़गांव में उसने किराए पर ले ली बड़ी बिल्डिंग, और उसका सपोज 50 लाख रुपए महीना किराया दे रहा है। तो क्या हुआ? वो हमारी भूमि यूज कर रहे हैं, लैंड यूज कर रहे हैं, उसके बदले में किराया मिल रहा है। तो इंडिया ने अपने फैक्टर्स दिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और उसके बदले में इंडिया को मिली, एरो देखना, फैक्टर इनकम। इंडिया को मिली फैक्टर इनकम। कौन सी फैक्टर इनकम? ये 4 बता चुकी हूं। मान लीजिए मैंने अमेजॉन में, अमेजॉन फॉरेन कंट्री की कंपनी है, उसके शेयर्स खरीद लिए। अब मैंने शेयर्स खरीद लिए तो उनका डिविडेंड मिला मुझे। डिविडेंड किसे के हिंदी में डिविडेंड को क्या कहते हैं? लाभांश, लाभ का अंश, लाभ का अंश। शेयर खरीदते हो तो उसके बदले में डिविडेंड मिलता है, तो वो लाभांश है। तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है फॉरेन कंट्री से, तो वो भी तो क्या है? एक उद्यम ने अपना उद्यम लगाया, मतलब एक पर्सन ने अपना उद्यम लगाया, ओनरशिप ली, शेयर खरीदा मतलब ओनरशिप लेना, उस कंपनी का एक मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, उसके बदले में आपको लाभ का हिस्सा मिला, तो वो भी तो क्या हुआ? साधन आय। तो ऐसे ही हम अगर मान लीजिए मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी फॉरेन कंट्री के स्कूल में ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, वहां जाने की जरूरत नहीं है, यही बैठे, आजकल तो ऑनलाइन स्टडी है, और मैं वहां ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, और उसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है। तो क्या हुआ? मैंने अपनी लेबर दी, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मजदूरी से अच्छा वर्ड है सिनोनिम ही, लेकिन जो आपकी वेजेस वर्ड है उससे अच्छा वर्ड है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो मुझे कर्मचारियों का पारिश्रमिक मिला, तो मैंने, यानी मेरे देश के निवासियों ने क्या किया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए, हमने उत्पादन में योगदान दिया, और उसके बदले में हमें इनकम मिली। तो ये हुई फैक्टर इनकम। मान लीजिए मुझे मिले हैं, हमारे देश को मिले हैं टोटल मिला के 100 रुपए इस साल। ऐसा भी तो हो सकता है, अब देखो मैंने यहां लिख दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमें साधन दिए उत्पादन की, हम उनकी भूमि यूज करें। सपोज टाटा जो है वो लंदन के अंदर अपना ऑफिस खोलता है, उसके बदले में ऑफिस यहां से तो नहीं लेके जाएगा ना, उनका ऑफिस ही किराए पर लेगा, उनकी बिल्डिंग किराए पर ली और उसके बदले में किराया दिया। तो साधन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमें दिए, इसका मतलब ये हुआ। उन्होंने हमारी किसी कंपनी में, रिलायंस में पैसा लगाया,
हमें उधार दिया, तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने पूंजी दी, कैपिटल दी, और उसके बदले में ब्याज देंगे हम उसे। ऐसे ही सभी तरह के साधन लगाए जा सकते हैं और साधन आय इंडिया की तरफ से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दी जा सकती है। तो साधन आय, देखिए आप, इंडिया में आय था फैक्टर इनकम, हमने कमाई अर्न की और ये हमने पे किया। कितना पे किया, मान लीजिए हमने पे किया इस साल 80 रुपीज। तो इंडिया ने 2020-21 में कमाया फॉरेन कंट्रीज को अपनी साधन आय देकर 100 रुपया, साधन उत्पादन के साधन देकर, और उन्हें पे भी किया क्योंकि उनके उत्पादन के साधन यूज किए थे, उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए थे, तो पे किया 80 रुपीज। अब आप मुझे बताओ नेट कितना कमाया, नेट 20 रुपीज। यस, नेट कमाया 20 रुपीज। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन कंट्री से मिलने वाली नेट इनकम, शुद्ध आय, शुद्ध मतलब होता है रिसीव्ड माइनस पेड। रिसीव्ड याद रखना हमेशा, पेड माइनस रिसीव्ड नहीं करना, क्या होता है रिसीव्ड माइनस पेड, जितना प्राप्त किया माइनस जितना आपने पे किया, तो वो हुई यहां पर 20 रुपीज। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में NFIA बोलती हूँ, नीफा बोलती हूँ, आप फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, फुल फॉर्म ही याद रखनी है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुई 20 रुपए, रिसीव्ड माइनस पेड। तो हमने क्या देखा, हमने देखना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कैसे कैलकुलेट की, विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को दी गई साधन आय, जितनी प्राप्त की माइनस जितनी दी गई, याद रखिएगा रिसीव्ड माइनस पेड, तो वो नेट बनती है। तो वो क्या बनती है, शुद्ध, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। पूरा लिख लीजिएगा, मैंने खाली शुद्ध लिखकर छोड़ दिया है अपने मीडियम के हिसाब से। अब देखिए इसमें भी 3 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आपको ये देखो, ये रिसीव्ड लिख रही हूं मैं, साधन आय रिसीव हुई, साधन आय पे, और यहां लिख रही हूं नेट, रिसीव्ड माइनस पेड इज इक्वल्स टू नेट। पहला कॉन्सेप्ट रिसीव हुए 100 रुपए, पे किया 80 रुपीज, तो नेट हो गया 20। दूसरा कॉन्सेप्ट रिसीव हुए इस साल 100, एक साल का कॉन्सेप्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर का मैंने बताया था आपको कि हमारे देश के लेखा जो वर्ष है उस पर डिपेंड करता है। लेखा वर्ष होता है अप्रैल 1 से मार्च 31, अप्रैल 1 2021 से मार्च 31 2022, ये ईयर चल रहा है, याद रखिएगा इस बात को। तो मान लीजिए रिसीव्ड हुए 100 रुपए और पे किए 130 रुपए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई -30, -30 यानी पे ज्यादा किए हैं आपने। और तीसरा हो सकता है रिसीव भी बाय चांस 100 और पे भी 100, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई आपकी, ये NFI लिख रही हूं मैं यहां पर, ये हो गई आपकी 0। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हुआ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, पॉजिटिव नेगेटिव 0। अब ध्यान दीजिएगा अगला कॉन्सेप्ट, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, और मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं बताया नेशनल इनकम क्या होती है, आज भी नहीं बताने वाली हूं, लेकिन आज ये बता दूंगी आपको कि 2 कॉन्सेप्ट इनकम के आप पढ़ोगे आगे आने वाली मेरी क्लासेस में। एक पढ़ोगे डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, और दूसरी पढ़ोगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। मीनिंग अभी भी नहीं बता रही हूं मैं, मीनिंग अभी भी नहीं बता रही, बस ये बता रही हूं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ये 2 आय के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने हैं, पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, मीनिंग भी पढ़ेंगे। लेकिन डोमेस्टिक इनकम को मोटा मोटा बोलूं, देश के अंदर काम करके जो आय अर्न की, काम करके मेरे नागरिकों ने, नॉट नागरिक, सिटीजन, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो इनकम अर्न की, देश के अंदर काम करके जो इनकम अर्न की, प्लस अगर विदेशों से भी इनकम अर्न कर ली, देश में जो अर्न की वो डोमेस्टिक इनकम, उसमें विदेशों की इनकम भी ऐड कर दी, तो बन गई नेशनल इनकम। देश में काम किया,
प्लस विदेशों में भी काम करके इनकम अर्न की, दोनों प्लस किया, नेशनल इनकम आई। तो जरा देखना यहां पर एक फॉर्मूला डेवलप करती हूं मैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हिंदी में बोलना जरा। कैसे लिखोगे हिंदी में? राष्ट्रीय आय इज इक्वल्स टू घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये फॉर्मूला बन गया, मैंने बनाया। राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? अगर देश में काम करके जो इनकम अर्न की है उसमें ऐड कर दूं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध, तो बन जाएगी राष्ट्रीय आय, तो बन जाएगी राष्ट्रीय आय। अब जरा इन तीन कॉन्सेप्ट्स को यूज करती हूं। जरा पहला कॉन्सेप्ट देखो। मान लीजिए घरेलू आय है, मान लो घरेलू आय है 500 रुपए। घरेलू आय मान लो 500 रुपए है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है 20, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 20, तो प्लस करो तो आपकी राष्ट्रीय आय 520 होगी, 520। तो समझे हो? क्या समझे कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है, तो क्या होगा? तो नेशनल इनकम, मैंने एनवाई लिख दिया, आप पूरा लिखेगा। नेशनल इनकम ज्यादा होगी, डीवाई लिख दिया मैंने, आप पूरा लिखेगा। डोमेस्टिक इनकम से, वाई मतलब इनकम, इकोनॉमिक्स में वाई का मतलब इनकम होता है, पर ये शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे, आप पूरा लिखेगा। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने लिख दिया कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव हुई तो नेशनल इनकम ज्यादा है। देखो 520 रुपए राष्ट्रीय है जबकि घरेलू आय 500 थी। ये पहला आपका रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखिए, ये मैं यहां शो कर सकती हूं। ये फर्स्ट रिलेशन है, देखिए सेकंड रिलेशन क्या होगा। मान लीजिए आपको नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम में प्लस किया विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम 500 है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय -30, प्लस लगाया बीच में पर ब्रैकेट पे -30, तो ये कितना हो गया? 470 राष्ट्रीय आय हो गई। तो एक और रिलेशनशिप निकला कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, ये देखिए नेगेटिव लिया था मैंने, तो क्या होता है? तो आपकी राष्ट्रीय आय कम होती है घरेलू आय से। सेकेंड रिलेशनशिप -30 था तो राष्ट्रीय आय देखो कम रह गई, 470 रह गई। क्वेश्चन आता है क्या हमेशा राष्ट्रीय आय ज्यादा होती है क्या घरेलू आय से? तो आंसर है ना। ये किस पर डिपेंड करता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय पर। अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय पॉजिटिव है, ऐसे पॉजिटिव, तो राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी घरेलू आय से। अगर वो नेगेटिव है तो राष्ट्रीय आय कम होगी घरेलू आय से। और तीसरा रिलेशनशिप में यहां स्पेस बना के लिख रही हूं, देखिए जरा। मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम वही है, कितना? 500 NFIA और NFIA 0। तो देखिए नेशनल इनकम कितनी होगी? 500, ये तीसरा वाला। तो तीसरा रिलेशनशिप क्या हुआ कि अगर NFIA यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय 0 हुई तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के बराबर होगी। अगर NFIA विदेशों से शुद्ध साधन आय 0 है तो राष्ट्रीय आय और घरेलू आय क्या होंगे? बराबर होंगे। कंडीशन अप्लाइड कि NFIA 0 होनी चाहिए। जो टॉपिक मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करवाया उसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला विदेशों से शुद्ध साधन आय को परिभाषित करना है, बिग फॉर्मूला 1 मार्क का। दूसरा है आपको राष्ट्रीय आय और घरेलू आय इन दोनों में संबंध बताना है। तो ये संबंध आप नेट फैक्टर इनकम की मदद से बताएंगे। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, घरेलू आय प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय इज इक्वल्स टू राष्ट्रीय आय। फिर आप तीनों कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अगर विदेशों से प्राप्त साधन आय पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है,
तीनों कॉन्सेप्ट देंगे। और मैं फिर बता रही हूँ, जब होमवर्क करने बैठेंगे बुक को सामने रखना, मेरे नोट्स तो होंगे ही, बुक को सामने रखना, ठीक है। तो उससे अच्छी लैंग्वेज निकलेगी, तीनों रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होंगे जो मैंने समझाया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। आज हमने दो कॉन्सेप्ट किए हैं, एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का जो फैक्टर कॉस्ट और साधन लागत में अंतर बताता है, और दूसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। ये है आपका आज का असाइनमेंट होमवर्क।